हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, पार्ट्स पढ़ रहे थे सेल के। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था जो कि था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी वहां जाता है उसको। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सेल वॉल। हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखो जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। जनरली ये जो सेल वॉल होता है ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर आ रहा है। तो आगे देखो बच्चों। तो ये क्या है, एक तरह का रिजिड। ये क्या है, एक तरह का रिजिड। पहला पॉइंट लिखो इसमें, ये क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग। क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग। ये बाहर एक ठोस परत बनाती है। कैसी है, ठोस परत। ठीक है, तो लिखो कैसी होती है, एक कठोर बाहरी परत बनाता है। ठीक है, किसके, सेल के बाहर। किसके बाहर बनाता है, सेल के बाहर। ठीक है, कैसी परत होती है, दीवार जैसी। कैसी होती है, दीवार जैसी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो सेल वॉल होता है वो कहाँ होता है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। कहाँ होता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। बात समझ में आएगी? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखवा दूंगा, जो बाकी चीजें आप सुन लो, है ना, सही रहेगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है बच्चों, सेलुलोज। ठीक है, एक हिंदी वाली बुक दे दो मेरे को यार। बात समझ में आ गया? किससे बना होता है क्वेश्चन, ये हमारा सेलुलोज। ठीक है, तो लिखो सेलुलोज से बना होता है। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि सेल वॉल जो होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, अब आगे देखो, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। देखो जो दीवारें होती है घर की, वो क्या करती है, घर को एक स्ट्रक्चर देती है और हमें बाहर की चीजों से बचाती है। ठीक है, कि बाहर की चीजों को अंदर आने नहीं देती। ठीक है, और एक हमें एक मजबूत क्या रहने का जगह देती है कि छत नहीं गिरेगी, है ना, और बाहर से कुछ अंदर नहीं आ जाएगा। है, तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, स्ट्रेंथ, ताकत देता है। क्या देता है, ताकत देता है सेल को, ताकि उसके अंदर बाहर कुछ, उसके अंदर कुछ ना आ सके। बात समझ में? हाँ, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रिजिड नहीं है ना, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और हम तो बाहर रहते नहीं है ना, तो हमें सर्दी झेलनी पड़ती है, ना गर्मी झेलनी पड़ती है, ना बारिश झेलनी पड़ती है। झेलनी पड़ती है क्या, प्लांट्स को ये सब कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि बाहर होता है ना, इसीलिए उनकी जो वो होता है सेल वॉल होता है, उनका क्या होता है, उनमें सेल वॉल होती है, हमारे में नहीं होती है। और एक्चुअली हमारे में सेल वॉल होगी तो हम हिल भी नहीं पाएंगे। सेल वॉल होगी तो हम हिल भी नहीं पाएंगे, बट हमारे लिए तो हिलना डुलना चलना फिरना करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। हाँ, इसीलिए हमारे अंदर नहीं होता है, सेल उनके अंदर होता है। क्लियर है? हाँ, अब देखो अब क्या हो रहा है, when a living plant loses water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. ठीक है, this phenomena is known as plasmosis. ठीक है, अब क्या होता है, जब सुनो क्या होता है, जब कोई लिविंग प्लांट, जो कोई प्लांट होता है ना, जो वो पानी छोड़ता है, क्या करता है, पानी छोड़ता है। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। ठीक है, इससे छोड़ता है, पानी छोड़ता है ऑस्मोसिस से। ठीक है, तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। क्या होता है, श्रिंक, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम इसमें,
किसका? प्लाज्मोलिसिस का, ठीक है, प्लाज्मोसिस, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कूचन, जीव द्रव्य कूचन ये कहते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है लिखिए, बोलू। When a living plant, चलो मैं ये डेफिनेशन बोल देता हूं, लिख लो, ठीक है। चलो लिखो, इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। लिखो, when a living plant cell loses water, ये loses water, ठीक है, loses water through osmosis, there is a shrinkage, or contraction, shrinkage, shrinkage, shrinkage और contraction, और क्या? contraction मतलब सिकुड़ जाते हैं, है ना, क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं। of the content of the cell away from the cell wall, full stop. This phenomena is known as plasmolysis. समझ में आ गया? लिख लिया? हाँ, तो एक जब जिंदा जो पेड़ होता है, जो पौधे होता है, उसका जो सेल होता है, ठीक है, अगर जब वो पानी छोड़ता है तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। हिंदी में लिखिए, बोलो। जब किसी पादप कोशिका में बोल रहा हूं, लिखो। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कूचन कहते हैं। लिख लिया बच्चों? ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस हो गया, ठीक है। कि जो वाटर का लॉस होता है प्लांट के सेल से, उसी को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलिसिस। समझ में आ गया? वाटर का लॉस होता है कहां से? प्लांट के सेल से। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलिसिस। और जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लॉस हो रहा था तो क्या बोल रहे थे? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बोल रहे थे ना। डिफ्यूजन में गैस लॉस, गैस का आसपास होता, और इसमें क्या हो रहा है? वाटर का हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए। तो सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, विथस्टैंड, ठीक है, वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है कि देखो, प्लांट सेल जो होता है, जो सेल वॉल होता है, वो किस किस में पाया जाता है? एक तो प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां सेल वॉल देखने को मिलता है, तो एक तो प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और कहां देखने को मिलता है? फंगी में। कहां देखने को मिलता है? फंगी। और कहां देखते हैं? बैक्टीरिया। कहां देखने को मिलता है? बैक्टीरिया, ठीक है।
ठीक है, फंगी को क्या बोलते हैं? कवक, कवक और बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन सब में क्या देखने को मिलता है? हमें सेल वॉल देखने को मिलता है। इन सब में क्या होता है? सेल वॉल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो सेल वॉल होता है, मतलब जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है? इनको हेल्प करता है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जो आउटसाइड सेल होती है ना भैया, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और जो इनसाइड होती है इसमें कम कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो पानी अंदर आएगा, पानी क्या आएगा? अंदर आएगा ना। हाँ, वाटर की जो मूवमेंट होगी वो इनसाइड द सेल होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? सेल बड़ा होगा, सेल फूल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना, सेल फट सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या करते हैं? प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया को इस फटने से बचाती है। जब उनके अंदर पानी आता है ना, तो उसको क्या करती है? फटने से बचाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, द सेल स्वेल अप एंड बिल्ड अप। अब वही बात है, जब उसके अंदर पानी आता जाएगा तो क्या होगा? सेल बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा। ठीक है, और फूलता जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके वॉल्स पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। इस रूम को ही मैं अगर पानी से भर दूं तो क्या करेगा? जो पानी है इन दीवारों पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। हाँ, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? कि ये फट सकता है। बट जो ये वॉल्स है इनकी वजह से क्या होता है? इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। बस समझ में आ गई? हाँ, ये वॉल्स है, वॉल्स को तोड़ के थोड़ा ना आगे निकल पाएगा। है, तो वॉल्स की वजह से जो प्रेशर होता है वो वहीं पे रुक जाता है। बस समझ में आई? हाँ, तो ये हो गया हमारा सेल वॉल खत्म। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे लिखवा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है? सुनो। अब यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रखी है। ठीक है, एक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डबल लेयर की कवरिंग होती है। क्या होती है? डबल लेयर की कवरिंग होती है। और उस कवरिंग को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of the material from inside the nucleus to the outside. ठीक है, that is to the cytoplasm. ठीक है, मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस का कुछ देखो, सेल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या होता है? ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके अगल बगल क्या होता है? इस तरह की एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये क्या है? अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इनमें क्या होता है? छेद होता है, जिससे क्या होता है कि चीजें आराम से न्यूक्लियस के अंदर बाहर कर सकती है। ठीक है, बस समझ में आई? अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम which are visible as a rod shaped structure only when the cell is about to divide. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? it have chromosomes. it have क्या? क्रोमोसोम्स। यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियस में क्या होता है कि इट हैव क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो पता है ना, सेल डिवाइड होता है। आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, सेल का मतलब सेल अपने जो होता है दो हिस्से बना लेते हैं और फिर वो दो हिस्से आगे चल के और हिस्से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तब हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या है?
क्रोमोसोम्स है। क्या है? क्रोमोसोम। उनका शेप कैसा होता है? रॉड शेप होता है। ठीक है, आगे देखो, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक या कंटेन इंफॉर्मेशन in the form of DNA की फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, डायऑक्सी राइबोसियम न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के रूप में सूचना होती है, जिसको क्या करते हैं? ये जैसे पेरेंट्स के सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जब उनका बेबी होता है तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में उनके वहां पे चला जाता है। इसीलिए तुम्हारी शक्ल या तुम्हारे कुछ हाव भाव जो होते हैं वो अपने तुम्हारे मम्मी पापा से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उनकी जो ये डीएनए वाली है, तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तुम्हारा जो डीएनए है और तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए क्या है? सेम होगा। ठीक है, डीएनए का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। और ये डीएनए किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है। बात समझ में आ गई? हाँ, और ये क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं? अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। बात समझ में? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए। समझ में आ गया कि तुम्हारे बालों का रंग क्या है? ठीक है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, तुम्हारे जो ईयर लॉब्स है जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तुम्हारा ब्लड टाइप, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है। ठीक है, जो तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है? अब आगे देखो, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो चीजों बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या लिख दो कि कंपोज ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ठीक है, क्या बना होता है? क्रोमोसोम। ऐसे लिख दो साइड में, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम आगे इतना पढ़ रहे हैं। आप देखो, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ठीक है, अब डीएनए के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से वो दोबारा सेल को बना सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, कुछ काम करने वाले जो जगह होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जीन्स। क्या बोला जाता है? जीन्स। ठीक है, अब आगे देखो, तो बात समझ में? सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। हाँ, इतना अंदर। तो लिख लो इस चीज को लिख लेते एक बार। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे पढ़े। अब आगे नहीं कुछ होगा। हाँ, ये लिख लोगे हिंदी में? सबका तो लिख ही रखा मैंने। जीन को जीन ही बोलते हैं। हाँ, इन अ सेल द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स। ठीक है, जो एक मिनट, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, एक सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें जो डीएनए होता है वो किसमें होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर होता है। अभी क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल इज अ विजिबल as enlarged mass of thread like structure।
ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, हाँ उनके अंदर क्रोमेटिन, हाँ नहीं उनमें नहीं होता, उनमें क्रोमेटिन होता है। ठीक है, हाँ पूछ रहा है तो फिर हाँ, अब आगे देखो। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमोटिन जो होता है किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। ठीक है, जब तक, सुनो ध्यान से, जब तक सेल डिवाइड नहीं होता उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोटिन होता है। क्या होता है, क्रोमोटिन। और जैसे वो डिवाइड होने लगता है किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। क्लियर है? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। और क्रोमेटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, बात समझ में आई? क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एनलार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लिख लोगे? ठीक है, अब थोड़ा, अब तो भाई क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, जीन्स के बारे में पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब थोड़ा भैया न्यूक्लियस पढ़ रहे तो उसके बारे में बता दो थोड़ा। तो न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में सुनो। न्यूक्लियस क्या होता है, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल। अब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, रिप्रोडक्शन में, है ना, जनन में, प्रजनन में क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, जब उससे दो नए सेल बनते हैं तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के दो हिस्से बन जाते हैं और फिर दो हिस्से बन जाते हैं, फिर दो सेल था उसके भी क्या हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा रोल किसमें प्ले करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। इसमें सेलुलर रिप्रोडक्शन में। अब आगे देखो, इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलोंग द एनवायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग द वे द सेल इज डेवलप एंड फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि जो सेल है वो क्या करे, जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, सेल को डायरेक्ट करेगा, सेल को बताएगा कि तुम्हें ऐसा बनना है। ठीक है, कैसे बताएगा, केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करके। कैसे करेगा, केमिकल एक्टिविटी। जैसे तुम ट्यूशन में आए हो, ठीक है, यहाँ पे मेरी ड्यूटी है तुम्हें क्या करना, तुम्हें साइंस और मैथ में एकदम टॉपर बनाना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर चीज का इस्तेमाल करूंगा, टेस्ट लूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, इन सब तरीके से मैं तुम्हें कोशिश करूंगा। उसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या करता है, सेल के अंदर यही सब चीजें ट्राई करता है ताकि जो सेल है वो उसके हिसाब से बने। बस समझ में आ गई? हाँ, तो एक तरह से तुम कह सकते हो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। बस समझ में आ गई? अब in some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियर रीजन, वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता। मतलब पता नहीं चलता कि उसका न्यूक्लियस है कहां पे। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो ढंग से क्या होता है, एकदम गोल नहीं होता, वो फैला हुआ होता है। क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब आगे देखो, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, अब जिनमें ये न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, अभी बनाया था ना मैंने एक डायग्राम जिसमें न्यूक्लियर रीजन दिखाया था, तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जिनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, अब इसी से तुम्हारे दो तरह के सेल और बनते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, किसी में तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और किसी में नहीं होता, तो इससे दो तरह के तुम्हारे सेल बनते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। समझ में आ गई? हाँ, तो इसी पे तुम्हें डिफरेंस भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। हाँ, तो ये किस बेसिस पे बने हैं कि इनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या नहीं है, एक का फिक्स नहीं है और एक का फिक्स्ड है, एक का प्रॉपर्ली डिफाइंड है, दूसरे का प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पे ये दोनों का वो बना है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब फिर बता रखा है प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, सच ऑर्गेनिज्म विच हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता।
प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव और यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें पुराना न्यूक्लियस हो, ठीक है, जिसमें डिफाइन ना हो, और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें क्या हो, यहां पे यूकैरियोटिक का मतलब भी दे रखा है, जिसमें क्या हो रखा हो तुम्हारा, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, और क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। ठीक है, ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। हाँ, अब देखो, अभी डिफरेंस करोगे ना तुम, ये वाला डिफरेंस, वो डिफरेंस की बात कर रहा है। हाँ, यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ पर डिफाइन डालो, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लिख लेगा या लिख के दूं? हाँ पता है मुझे, लिख के देना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकता है भाई। हाँ नहीं आएगा तो आप सॉल्व कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि किसका न्यूक्लियर रीजन होता है, इसमें नहीं होता। यहां पे क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेपर में ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में? हाँ, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब सुनो, और क्या बोल रखा है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा था ना कि इसके अंदर नहीं होते, इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से बने हुए सटे हुए सेल ऑर्गेनेली नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में वो ऑर्गन्स नहीं होते, यूकैरियोटिक में वो ऑर्गन होते हैं। तो वही है। ऑर्गेनेलीज अब्सेंट। ठीक है, अच्छा मैं, हाँ, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर, ये प्रेजेंट लिख दो। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे इसको मैं बता देता हूं। हाँ, क्या हुआ, अरे कोई बात नहीं हमारे, हाँ देखो, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, इसको क्या बोलते हैं, इसको, हाँ, इसको सेकंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। ठीक है, अंगक का मतलब क्या होता है, अंग मतलब जो सेल के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन्स है अलग अलग, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, तो ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो इस वाले में ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इस वाले में ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, आगे बात करें। अरे युक्त मतलब उससे बने होते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। हाँ, सुन लो आगे। Many functions such as organelles are also performed by poorly organized part
ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं ऑर्गेनेल्स के वो भी क्या होते हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं होते किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membrane vessels, ठीक है, which is not a plastid and eukaryotic as in। अब सिंपल सी बात है, इसमें होता है, अब और डिफरेंसेस क्या है कि इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, और इसमें क्या होता है, मल्टी क्रोमोसोम। ठीक है, पहले का हिंदी होगा कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। हाँ, कोशिका, पहले वाले का लिखो कोशिका बोल रहा हूं फिर से केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। हाँ, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, इसमें लिखेंगे केंद्रक झिल्ली उपस्थित। ठीक है, अरे हो जाता है हिंदी में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का अब ऐसे देखो, जो प्रोकैरियोटिक का सेल हो, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। हाँ, तो यू को माइक्रो पढ़ते हैं। और इसका जो साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। किसी तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, बेवकूफ, वो क्या है, यही है न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर के आसपास की जगह, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बात कर रही है तू, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पसंद नहीं आ रहा, वो लिखवा दूं। हाँ भैया, बेवकूफ कहीं के, काट लेना, मैम को वीडियो दिखा दिया। हाँ, देख लेकिन 4 तक तो साइज 1 माइक्रोमीटर, यूएम। ठीक है, म्यू, वैसे म्यू पढ़ते हैं उसको, म्यू एम पढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, लिख ले हिंदी में। हाँ, लिखो जल्दी से। इसमें लिखना एकल क्रोमोसोम और उसमें लिखना बहु क्रोमोसोम, पता है। सी यू, ये यू माइक्रो, ये माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग भी होता है। हाँ, वाह, हाँ, समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बात करें, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म, हेडिंग डालो, साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब मैं खास बता देता हूं, जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, ये जेली जैसा होता है। कैसा होता है, जेली, देखिए जेली। हाँ, जब जेली के अंदर कुछ लगा होता है, अंदर फंसा होता है, झूल रहा होता है उसके अंदर, उसी तरीके से ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं पूरे सेल के अंदर होता है। क्या होता है, ये पूरे सेल के अंदर भरा होता है, और सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मतलब फंसे होते हैं। क्या होते हैं, फंसे होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, इन ऑर्गन्स को बचाना, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं पढ़ के, क्या लिखा है यहाँ पे। तो when we look at the temporary mount of onion peel as well as human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। ठीक है, मतलब this region takes up very little stain, it is called cytoplasm। मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जो भरी होती है। हाँ, ये क्या होता है, एक बड़ी सी जगह होती है जो कि क्या होती है, भरी होती है। ठीक है, लार्ज रीजन होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज साइटोप्लाज्म इज द
फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं बोल रहा हूं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है ये, ठीक है। लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूं मैं। रुक जा भाई, रुक जा, अरे लिखवा रहा हूं भाई। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य हाँ, कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, वो बाउंड्री है, ठीक है, पूरी बाउंड्री है सेल की, और उसके अंदर क्या भरा होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक तरह का क्या होता है, फ्लूइड, तरल होता है। क्या होता है, तरल। पसंद में आ गई? हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्ड मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली। इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। कोशिका अंगक होते हैं इसके अंदर, कोशिका अंगक। हाँ, अभी हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में और पढ़ेंगे, डिफरेंट। हाँ, अभी होंगे ना, ये पढ़ेंगे ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, ये सब प्लास्टिड होता है, वॉक्यूल्स होता है, ठीक है, ये सब होता है। हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया कि सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और सारे के, जैसे हमारा लंग्स है, वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को अलग करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना और खून में मिलाना। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, है ना। उसके बाद पेट का काम क्या होता है, खाने को पचाना। तो ये हमारे अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग काम होते हैं ना। उसी तरीके से जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, उनके भी क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, जो हम इसके बाद वाले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब देखो, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर भी जितने भी ऑर्गन है, उनके बीच में भी कुछ भरा हुआ है ना। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ सेल और वो लगा दिया है, उसके अंदर क्या है, फैट है, ठीक है। उसके बाद क्या है उसका, जो हमारे अंदर अभी हम टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यूज है। क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज जो है पूरी बॉडी में भरे हुए हैं, ठीक है। क्या, जो भी खाली जगह है ना, वहां पे भरा हुआ है, ताकि हमारे ऑर्गन्स को चोट ना लगे, है ना, ऑर्गन्स में कोई भी वो ना आए। बात समझ में? हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कि स्केलेटन है, स्केलेटन के अंदर ऑर्गन लगा दिए और कुछ भरा नहीं है, तो ऐसे तो उनको चोट लग सकती है ना, क्योंकि स्केलेटन से जाके टकरा सकते हैं वो बार बार, तो इसीलिए उसको कवरिंग करा होता है। तो उसी तरीके से जहां जहां पे सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना, उसके चारों ओर क्या भरा होता है, ये फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म का एक और काम क्या हो गया कि इन सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना। बस सुन नहीं? हाँ, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेल साइटोप्लाज्म तक खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हाँ, ये सारे क्या थे, सेल के पार्ट्स थे, जो हमने अभी पढ़े। क्या थे, सेल के पार्ट्स थे। अब एक और पार्ट बच गया है, वो कौन सा पार्ट है सेल का, सेल ऑर्गेनेली, कोशिका अंग। क्या बच गया है, कोशिका अंग, ठीक है। उसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बड़ा है, शायद से 2 क्लास ले लेगा, ठीक है, बट हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है।
चैप्टर हार्ड नहीं, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो बस हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।